नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त खबर असरदार का हो गया है। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 7 क्लस्टर बनाए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए क्लस्टर बनाए गए। प्रदेश को 7 हिस्सों में बांटा गया। बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को सौंपी गई है, तो महाकौशल की जिम्मेदारी प्रहलाद पटेल को सौंपी गई है। विंध्य का जिम्मा में आया है राजेंद्र शुक्ल के हिस्से। जगदीश देवड़ा संभालेंगे उज्जैन की जिम्मेदारी। इंदौर कैलाश विजयवर्गीय, भूपेंद्र सिंह सागर देखेंगे और साथ ही भोपाल की जिम्मेदारी मिली है विश्वास सारंग को। 7 क्लस्टर्स में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति 7 क्लस्टर में बांटा गया है और सातों के सातों क्लस्टर दिग्गजों के हवाले कर दिए गए हैं। दिग्गज अपने अपने क्लस्टर का ध्यान रखेंगे। वहां जो पार्टी की रणनीति होगी उसका इंप्लीमेंटेशन करवाएंगे और कहीं भी कोई कोर कसर ना हो, इसकी जिम्मेदारी इन तमाम बड़े नेताओं के हिस्से। हमारे साथ दिल्ली से विनीत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विनीत, बड़ी बैठक हुई और बड़ी बैठक में ये रणनीति। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में लगभग 300 लोग जो है वो शामिल हुए। अगर मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो निश्चित तौर पर 7 क्लस्टर में जो है वो मध्य प्रदेश को बांटा गया है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बैठक को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया और साफ तौर पर सुनील बंसल जो है उन्हें इस पूरी जो क्लस्टर है उसका संयोजक जो है वो बनाया गया है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बैठक के बाद जब हमारे लोगों से बात हो रही थी तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जब चाहे वो जेपी नड्डा हो चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, उन्होंने जब बात की तब उन्होंने बूथ को मजबूत करने की बात की। उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर कोई बूथ ए स्तर का बूथ है तो उसे अपग्रेड करके A+ स्तर का बूथ बनाना चाहिए, यानी वहां पर और अधिक काम करना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वोटरों की बात की गई, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो युवा वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर है, उनसे अधिक से अधिक संपर्क में स्थापित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ पीएम जिस तरह से 4 जातियों की बात करते हैं, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, उन लोगों के साथ मुलाकात करने की बात जो है वो की गई है। साथ ही साथ जो लाभार्थी हैं उनसे मिलने की बात जो है वो की गई है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को भी अधिक से अधिक पार्टी में जोड़ने की बात की गई है जो पार्टी की विचारधारा रखते हैं। तो निश्चित तौर पर 2024 को लेकर के बीजेपी ने पूरी तरह से अपनी कमर जो है वो कस ली है। अपने सभी नेताओं को इसमें जो महाकुंभ हम कह सकते हैं 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें उस महाकुंभ में सभी अपने नेताओं को उतार दिया है और सभी की जिम्मेदारी जो है वो तय कर दी गई है। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि बूथ स्तर तक पार्टी जो है वो अपने संगठन को पहुंचाना चाहता है, बूथ को मजबूत करना चाहता है, ताकि बीजेपी का जो एजेंडा है उसमें यह साफ तौर पर है कि 50% से अधिक वोट जो है वो हासिल किया जाए। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे जो क्लस्टर बनाए गए हैं, पूरे देश में जो क्लस्टर बनाए गए हैं उसमें सभी सीटों को शामिल किया गया है। अगर बीजेपी जिन सीटों पर लड़ती है वहां के भी सीटों को शामिल किया गया है और जहां पर बीजेपी की सहयोगी पार्टियां शामिल होती हैं वहां पर भी बूथ स्तर को मजबूत करने की कोशिश जो है वो की गई है। तो साफ तौर पर 2024 की यानी कि कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी 2024 की इस जंग को जीतने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका विनीत इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। राम मंदिर पर डैमेज कंट्रोल के बाद भी बयानबाजी कांग्रेस में नहीं रुक रही है। एक दिन पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता सरयू में डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए, तो दूसरे दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा को सियासी कार्यक्रम बता दिया, जिस पर अब बीजेपी ने किया है करारा पलटवार। पीएम मोदी 11 दिन के विशेष अनुष्ठान पर हैं। पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा के यजमान हैं और इसी बात से विपक्ष परेशान है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने। अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर का इंतजार खत्म हो चुका है। पूरा देश राम के रंग में रंग चुका है, लेकिन विपक्षी नेता अब भी हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं।
तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। और मैं इस देश के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग देखिए। विपक्ष की ये बौखलाहट हिंदू राष्ट्र की आहट है, जिसे बीजेपी ने आगे बढ़ाया तो सियासत रेस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दौड़ी दौड़ी चली आई। जिस राम मंदिर का विरोध करने के बाद इंडिया गठबंधन के तमाम दल बीजेपी के जाल में फंस चुके हैं, राम भक्तों से पंगा ले चुके हैं, उसके डैमेज कंट्रोल के लिए कहीं सियासी डुबकी लग रही है तो कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी को अब भी इसका एहसास नहीं। वो भले ही भारत न्याय यात्रा पर हैं, लेकिन इस यात्रा पर भी राम विरोधी सुर उठने लगे हैं। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। पहले कहते थे निमंत्रण नहीं मिला, जब निमंत्रण मिला तब आना नहीं है। तो मैं यही कहूंगा, ये तो बहाने हैं जनता को बहकाने के, भटकाने के। इन्होंने राम मंदिर के निर्माण को लटकाया भी, भटकाया भी, अटकाया भी। ये तो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं। और ये तो वहां पर फिर बाबरी मस्जिद बनाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी और गठबंधन दल खड़े थे, अपने वकील खड़े करते थे। लेकिन ये तो राम भक्तों ने लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है। यानी न्योते पर सवाल उठाने वाले अब इस बात से परेशान हैं कि पीएम मोदी क्यों यजमान हैं। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिखावे पर असीमुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा और कहा कि हिंदुत्व की राजनीति के लिए तमाम पार्टियों में कंपटीशन चल रहा है। मुसलमानों को ये समझना होगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं। तो आप में बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क रहा है? तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। और मैं इस देश के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग देखिए, ये जो खेल हो रहा है इसमें क्या हो रहा है बताइए। कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को अपनाया जा रहा है। मतलब साफ है, बीजेपी राम पथ से विजय पथ की ओर है और अब राम का विरोध करने वाले भी राम भजन करने लगे हैं, जिसे ओवैसी जैसे नेता हिंदू मुसलमान का रंग दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी ने आज बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, आजकल पूरा देश राममय है, राम भक्ति में सराबोर है, लेकिन प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था, भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्रभु राम सामाजिक जीवन में सुशासन के ऐसे प्रतीक हैं जो आपके लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। दक्षिण भारत से किसी एक दल के द्वारा अगर सबसे ज्यादा सांसद लोकसभा में भेजे जाए तो भारतीय जनता पार्टी हो, और उसकी संख्या भी। आजकल तो पूरा देश राममय है, राम जी की भक्ति में सराबोर है। लेकिन साथियों, प्रभु श्री राम का जीवन विस्तार, उनकी प्रेरणा, आस्था, भक्ति के दायरे से कहीं ज्यादा है। प्रभु राम गवर्नेंस के, समाज जीवन में सुशासन के
ऐसे प्रतीक हैं जो आपके संस्थान के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकते हैं। देवास में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के भूगोल बदलने के बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने रामेश्वर शर्मा को नसीहत दे डाली है। एमपी बीजेपी के फायरब्रांड विधायक रामेश्वर शर्मा ने देवास में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि 370 हटाकर केवल इतिहास बदला है, एक मौका और मिला तो भूगोल बदल देंगे। जिसने 370 हटाई है, अभी केवल तुमने इतिहास बदला है, एक मौका और देना। मैं देवास की चामुंडा की धरती पर बोलकर जा रहा हूँ, अगले मौके में भूगोल भी बदल कर दिखा देंगे। ये आपको हम बता देना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है। जिन लुटेरों ने लाहौर कराची दी है, उनको बता देना चाहते हैं, लाहौर कराची उनके बाप की नहीं है, राजा राम के बेटे लव की राजधानी लाहौर थी। एक दिन उसको लेकर रहेंगे। रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने नसीहत दी, साथ ही सत्ता के अहंकार का भी आरोप लगाया। वो एक सीनियर एमएलए हो गए हैं, उन्हें वो चीज बोलना चाहिए जो लोगों के भी समझ में आ जाए और जिसे वो खुद भी समझते हो। कई इतिहास और भूगोल जो भारत का बदलने का संकल्प लेकर आए थे, उनका आज नामो निशान नहीं है। सत्ता के गलियारे में घूमते हुए वो अहंकारी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। भले ही रामेश्वर शर्मा के बयान का कांग्रेस आलोचना कर रही हो, लेकिन विधायक ने बीजेपी की डिलीवर करने की बात कही, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे वो धारा 370 हो, 3 तलाक हो, महिला आरक्षण बिल या ऐसे ही कई फैसले जिसे बीजेपी ने पूरा किया है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कांग्रेस कार्यक्रम में नहीं जा रही है, इसको लेकर सियासत जारी है। एक तरफ जहां कालीचरण ने निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस ने कालीचरण पर किया है पलटवार। ये रिपोर्ट देखिए। महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने के बाद सुर्खियों में आए कालीचरण महाराज ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। मंदिर निर्माण पर कहा कि जो राजा सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसका साथ दें। तो वहीं उन्होंने धर्म और संप्रदाय को लेकर कई बड़ी बातें कही। कालीचरण महाराज ने कहा कि हिंदुओं में जाति व्यवस्था समाप्त कर देना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं, चारों वर्णों की रचना कर्मों के कारण और गुणों के कारण से हुई है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म से कोई नहीं होता। कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म से नहीं है, कर्म से है। इसलिए यह अभी की सड़ी हुई वर्ण व्यवस्था, सड़ा हुआ जातीयवाद वैदिक वर्ण व्यवस्था नहीं है। इसका ऐसे त्याग कर देना चाहिए जैसे हम कचरे का त्याग कर देते हैं। इधर कांग्रेस ने कालीचरण पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी को राष्ट्रपिता का अपमान करने वाले कालीचरण को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। इधर राम मंदिर निर्माण के न्योते पर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि राम पर हम सभी की श्रद्धा है, जब मन होगा दर्शन करने जाएंगी। से गुजर रहा है कालीचरण, और कालीचरण कोई संत महात्मा तो है नहीं। कालीचरण एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसके बयानों को बहुत ज्यादा सभ्य समाज में महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। राम की सबके साथ आस्था है और हम सबकी श्रद्धा है, और पूरे देश में खुशी का माहौल है और हम लोग भी उस श्रद्धा में और खुशी में शामिल हैं। और निश्चित तौर से यह विवाद तब पैदा हुआ जब कहा गया कि भाई अभी पूर्ण नहीं है तो नहीं जाएंगे। तो निश्चित तौर से जो भगवान है वो हर व्यक्ति के दिल में है और हमारे अंदर है, और हमारा जब मन करेगा हम जाएंगे। निश्चित तौर से पूरी कांग्रेस जाएगी, और जब हमारे राम अयोध्या में आ रहे हैं तो निश्चित तौर से दर्शन भी करेंगे। तो कालीचरण को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, वहीं राम मंदिर को लेकर भी सियासत लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। भोपाल में आवारा
वहीं एमपी में सीएम की सख्ती के बाद भी अफसरों की बदजुबानी नहीं थम रही है। शाहजहांपुर कलेक्टर के बाद अब देवास में तहसीलदार ने बदजुबानी की। कलेक्टर की तरह ही तहसीलदार पर भी एक्शन लिया गया। मामला क्या है दिखाते हैं आपको। ये अंडे से निकले नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। क्या करोगे तुम? क्या धोखा दो तुम्हारी? एमपी में अफसरों की बदजुबानी पर ब्रेक नहीं लग रहा है। कैसे बोल दिया? अरे नहीं बोला मैं हूँ क्या? मैं कौन हूँ? मैं तहसीलदार हूँ। जरा ये भाषा सुनिए। तहसीलदार हैं ये देवास के सोनकच्छ की तहसीलदार अंजलि गुप्ता। चूजे ये अंडे से निकले नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। जिले के कुमारिया राव गांव में खड़ी फसल के बीच खेतों में बिजली के खंभे लगाने को लेकर किसान और तहसीलदार अंजलि गुप्ता आमने सामने हो गए। इस दौरान किसान के बेटे ने अंग्रेजी में कह दिया, यू आर रिस्पॉन्सिबल। इतना सुनते ही तहसीलदार भड़क गई, बोली, चूजे हैं ये, अंडे से निकले नहीं, बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। चूजे ये अंडे से निकले नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। तहसीलदार की बदजुबानी का वीडियो सीएम तक पहुंचा। सीएम ने फौरन संज्ञान लिया, बोले ऐसी अभद्र भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम की सख्ती के बाद तहसीलदार पर एक्शन हुआ। उन्हें जिला मुख्यालय अटैच कर दिया गया। एक्शन हुआ तो तहसीलदार की भी सफाई आई। उन्होंने कहा कि किसानों ने काम रोक दिया था, जिसके बाद उन्होंने किसानों को समझाया था। किसानों का भी यही कहना है कि अब कोई विवाद नहीं है। क्या करोगे तुम? क्या धोखा दो तुम्हारी? ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी अधिकारी ने आम लोगों से यूं बदजुबानी की हो। इससे पहले शाहजहांपुर कलेक्टर किशोर कन्याल ऐसे ही मामले में नप चुके हैं। कलेक्टर ने एक मीटिंग के दौरान ड्राइवर से उसकी औकात पूछी थी। इस घटना का भी वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद सीएम के निर्देश पर कलेक्टर को हटा दिया गया। क्या करोगे तुम? क्या धोखा दो तुम्हारी? सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार कहते रहे हैं कि एमपी में गरीबों की सरकार है, गरीबों से गलत व्यवहार नहीं चलेगा, लेकिन कार्रवाई के बाद भी अफसर हैं कि मानते नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अरे नहीं बोला मैं हूँ क्या? तो वहीं इस मामले में अपडेट आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है भोपाल से ही कि पेट लवर्स पर प्रशासन ने एक्शन किया है। 3 जो डॉग ओनर्स थे, कुत्ता मालिक थे, उन पर यह एफआईआर की गई है। कुत्तों को पकड़ने के दौरान विवाद हुआ था और अब तक 10 डॉग लवर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। महापौर ने इस बात की शिकायत की थी कि पेट लवर्स सहयोग नहीं करते हैं और अब 10 डॉग लवर्स पर यह एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, 3 डॉग मालिकों, कुत्ता मालिकों पर एफआईआर की गई है। कुत्तों को पकड़ने के दौरान इन्होंने विवाद किया था। तो खबर सदार मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए।